नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए अपनी पाठशाला पर। 1 जुलाई से कानून के लिए एक अपने आप में नया दिन था। भारतीय कानून व्यवस्था में, कानून की पालना में जो जो आधार लिए जाते थे, उन्होंने कल एक अपने आप में नया दिन देखा। क्या देखा? भारत ने सालों से चली आ रही कानून व्यवस्था को बदल दिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट है वो बदला तो लास्ट ईयर ही जा चुका था, लेकिन कल यानी 1 जुलाई से उन्हें लागू भी कर दिया गया है। लागू होने के बाद क्या कुछ बदला, ये तो हम अपने सेशन में आज बताएंगे ही, लेकिन उसके लागू होते ही जो नज़ारे देखने को मिले कि हमारा जो आईपीसी है अब वो भारतीय न्याय संहिता के नाम से नया कानून और नई धाराओं के साथ आ चुका है। सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से आ चुका है और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से आ चुका है। तो इसके आते ही बहुत सारे नज़ारे देखने को मिले। कल ना केवल नज़ारे बल्कि पहली बार इन धाराओं के आधार पर पहला केस कहां दर्ज किया गया, ये सब बातें भी कल के अंदर हुई हैं। मेरा सेशन बफर कर रहा है, अगर किसी और का भी कर रहा हो तो प्लीज़ बता देना। क्या ठीक है? तो कल यानी 1 जुलाई के दिन नए कानून देश के अंदर लागू हो गए। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह निकला कि नए कानूनों के आधार पर देश में बहुत सारी जगह जो नई एफआईआर दर्ज की गई, उनमें से 7 पहली एफआईआर दर्ज हुई और उनमें भी सबसे पहली एफआईआर नए कानून के आधार पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर दर्ज की गई। ग्वालियर में पुलिस स्टेशन है हाजिरा, जहां पर एफआईआर नंबर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 क्लॉज 2 के तहत चोरी के लिए दर्ज की गई। ये यानी कि जैसे ही जुलाई शुरू हुआ और भारत में नए कानून लागू हुए, नए कानून लागू होते ही मध्य रात्रि में अगर आप देखें तो मध्य रात्रि के अंदर 12:10 पर पहला जो मामला है वो दर्ज हो गया। तो 12:10 पर इसके तुरंत बाद में फिर दूसरा एक और मामला दर्ज हुआ। एफआईआर की तिथि और तारीख देखें तो वो छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में दर्ज हुआ, जो कि मारपीट की धमकी के ऊपर आधारित था। तो कहने का मतलब यह है कि कल एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन था अंग्रेजों के काल में बने हुए कानून इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 से चला आ रहा है, उसके हटने का और उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता के लागू होने का। सीआरपीसी जो कि 1973 से चालू था, वो बदल करके अब भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। ये सारे कानून लागू हुए। इसी के साथ साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री के द्वारा भी की गई और उन्होंने कहा कि नया कानून लागू होते ही उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग वाकया देखा गया और वो वाकया ये था कि बहुत सारे स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, ऑफिसर्स नए कानून के प्रिंट आउट लेकर के केस को किस तरह से दायर करना है, इसके लिए विद्यार्थियों की तरह, जैसे विद्यार्थी एग्जाम में तैयारी करते हैं, कुछ इस तरह से पुलिस स्टेशंस में बैठे दिखाई दिए, ताकि नए कानून के तहत ही केस दर्ज किया जाए। पुराने कानून की धाराएं कल से अमान्य हो गई हैं। अब आपके दिमाग में बहुत पहला प्रश्न यही बनता है कि जो पुरानी धाराओं पर केस दर्ज हैं, क्या वो धाराएं बदल जाएंगी? आंसर पहले ही जान लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर ये है कि जो केसेस पहले से जिन धाराओं में हो रखे हैं वो उसी धाराओं में चलते रहेंगे, उसी प्रक्रिया से चलते रहेंगे। लेकिन 1 जुलाई के बाद अगर कोई भी केस होता है या 1 जुलाई को भी अगर कोई केस होता है तो वह इन नए कानूनों के तहत ही किया जाएगा। ठीक है ना? तो नए कानूनों में क्या कुछ बदला, उन्हें एक बार में बताना एक सेशन में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको यहां पर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है? आप यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से पुलिस कर्मियों के द्वारा जनता को सूचित किया जा रहा है कि नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, जिनमें बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधान डाले गए हैं, महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधान डाले गए हैं। पुलिस के द्वारा भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने इस पर सेशन अगस्त में ही कर दिया था, जब आपको यह बताया था कि भारत की संसद में इस तरह का कुछ प्रस्ताव आ रहा है कि पुराने कानूनों को बदला जाएगा। पुराने कानूनों को बदल करके नए तरह से कानूनों को लाने की जो कवायद है, यह शुरू होते हुए लोक
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से गुजरी और इन्होंने अपने आप को नए रूप में अब देख ही लिया है। साथियों, नए रूप के आने के बाद में बड़ा प्रश्न बना कि आफ्टर ऑल हमने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे का जवाब है 76वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से कहा गया था कि भारत का प्लान है कि वो कॉलोनियल माइंडसेट के जो भी एविडेंसेस हैं उन्हें मिटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि 1860 में मैकाले के द्वारा जो भारत के लिए कानून बनाए गए थे कि अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो किस तरह दंड दिया जाएगा, तो मैकाले क्यों, हम क्या खुद सक्षम नहीं है क्या? तो हमने उस चीज को हटाते हुए अपने स्तर पर नए कानून बना दिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, ये होता क्या है, आईपीसी होता क्या है, किस तरह से काम करता है, मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उस अपराध के लिए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो अपराध के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में रखा जाता है, जैसे मैकाले के द्वारा 1860 में बनाया गया था, 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। इसको विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। यानी कि अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया कि इस अपराध पर यह सजा दी जाएगी। ठीक है, तो पुराना कानून और नए कानून के नाम आपको याद होने चाहिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि अब भारतीय न्याय संहिता तो समझ में आया, क्योंकि आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है। तो ये जो सीआरपीसी है ये क्या होती है? असल मायने में जब किसी कानून के तहत आपका अपराध पता चल गया कि चोरी की है तो ये धारा लगेगी, हत्या की है तो ये धारा लगेगी, धारा तो पता चल गई, लेकिन अब उस व्यक्ति, यहां पर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हुए, एक जिसको नुकसान हुआ है और एक जिसने नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों लोगों के साथ पुलिस को किस तरह वार्ता करनी है, उन दोनों को कानून के लिए कोर्ट तक कैसे लेकर जाना है, इस पूरी प्रक्रिया को और जांच किस तरह से करनी है, ये पूरी प्रक्रिया सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लिखी हुई थी। अब इसे बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। यहां पर वो सारी गतिविधियां कि क्या क्या करना होता है अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध, मतलब किसी को लगता है कि इसने ये अपराध किया है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब चूंकि कानून बिना सबूत के कोई बात मानता नहीं है, तो सबूत संग्रह का भी एक कानून है जिसे एविडेंस एक्ट कहा जाता है। अब उस एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना गया, एक्ट के नाम से अब जाना जाएगा, संहिता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर बताती है, आईपीसी धारा बताती है कि आपने इस धारा के तहत काम किया है। अब 3 नए क्रिमिनल मतलब कानूनों के अंदर संशोधन हो गया। अब संशोधन में क्या क्या चीजें चेंज हुई, तो आपके सामने सबसे पहले अगर भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए तो इसमें कुल 358 धाराएं रखी गई हैं। इनमें कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। आईपीसी जो हुआ करती थी ना, इंडियन पीनल कोड, उसमें 511 धाराएं हुआ करती थी। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों को जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 धाराओं को निरस्त करके हटाया गया है। अब आप पूछेंगे ये सब चीजें कहां से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि आप जाकर के, अगर आप वाकई में एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पर ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो आप उसके लिए अतिरिक्त रूप से क्लासेस लगा लें जहां से भी आपको मिले, या फिर कानून के लिए, क्योंकि इसका अपने आप में डिटेलिंग बहुत सारे सेंटर्स के द्वारा लंबे लंबे समय में करवाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको आवश्यक है कि इन धाराओं पर आपको अपडेट होना जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर बात करूं तो इसमें 531 धाराएं हैं। जो ओरिजिनल सीआरपीसी था उसमें 484 धाराएं ही थी। इसमें 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। 14 धाराओं को निरस्त किया गया है या हटाया गया है। ऐसे ही ये जो साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 170 प्रावधान डाले गए हैं जो पहले 167 हुआ करते थे। ठीक है, तो न्याय संहिता हुई, नागरिक सुरक्षा संहिता हुई और साक्ष्य संहिता हुई। 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर बड़े बदलाव क्या हुए हैं, क्योंकि बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं जो मैंने आपको बोलकर सुनाए। बड़े बदलावों में जो सबसे बड़े बदलाव हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई केस होता है तो सुनवाई मात्र 45 दिन में अंदर होनी है, मतलब सॉरी, फैसला जो है वो 45 दिन के अंदर होना है। सुनवाई 60 दिनों के अंदर
आरोप तय करने की जानी है। यानी जिस दिन से जिरह शुरू होगी 60 दिन के अंदर वो कंप्लीट करनी होगी, और जिस दिन कंप्लीट हो गई अगले 45 दिन में उसके ऊपर फैसला कोर्ट को सुनाना ही होगा। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी और उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज होगा। इन केसों की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आनी कंपलसरी कर दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह के स्थान पर अब उसे देशद्रोह पढ़ा जाएगा। तलाशी और जब्ती जैसी जो कार्रवाइयां होती हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स पुलिस जब आपके घर आती है या कोई अपराधी के घर जाती है, किसी भी जांच के लिए जाती है, तो आवश्यक होगा उनके लिए कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही इस कार्रवाई को अंजाम दें। यहां पर मतलब गृह मंत्री के द्वारा इस विषय पर जानकारी दी गई। ऐसी स्थिति में कि यदि आपके पास कोई गवाह नहीं है तो भी आप विक्टिम सेंट्रिक होकर के भी नए क्रिमिनल कानून के तहत अपनी केस को लड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि यदि जिसके केस में जिसने अपराध किया है वो फरार है, उसके ना मिलने पर केस का क्या होगा, तो फैसला सुनाइए। अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट है तो भी ट्रायल चलते रहना चाहिए, और ट्रायल के बावजूद उस पर फैसला भी सुनाने की अब परमिशन दे दी गई है। इसके साथ साथ क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बात होती है। मजिस्ट्रेट के लिए कहा जाता है कि ट्रैवल टाइम हटाकर 24 घंटे में पेश कर दो। अब कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कहीं भी हो, आप उसे जाकर के पेश कर दो। यानी कोई भी जहां पर आपने व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसके आसपास जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस व्यक्ति को सामने के सामने ले जा सकते हैं। 15 दिन की पुलिस रिमांड ली जा सकती है एक बार में कुल मिलाकर के। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति की बेल को इसलिए मना नहीं किया जा सकता क्योंकि विटनेस ने पहचानने से इनकार कर दिया, या फिर मतलब पता चल रहा है कि विटनेस आया नहीं, तो विटनेस जो है, जो गवाह बनेगा, बोले साहब वो नहीं है तो इसकी बेल को इग्नोर कर दिया, या फिर कोई व्यक्ति बेल पर चला गया, पुलिस फिर से उसको कस्टडी में लेकर आ गई, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ पुलिस को अब अपने मर्जी से अगर किसी को आवश्यकता लगती है कि उसको हथकड़ी पहनाकर ले जाना है तो पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल का प्रावधान रखा गया है। राजद्रोह यानी कि सरकार के खिलाफ, और देशद्रोह, इसमें राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा गृह मंत्री ने पहले भी कहा था। इतना ही नहीं, किसी नाबालिग से अगर रेप होता है और उसके बाद उसकी मौत होती है तो ऐसी स्थिति में रेप के साथ, नाबालिग के साथ रेप की अगर स्थिति है तो उसमें मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। वहीं साल 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा ताकि यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा सके। बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। पहले जहां रेप की धारा 375, 376 थी, अब उन धाराओं को 63 और 69 में रखा गया है। और ऐसी स्थिति में अपराध को अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज निकल कर आती है तो उसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान रखा गया है। मर्डर जो पहले 302 के नाम से जाना जाता था, अब वो 101 के नाम से जाना जाएगा। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, एक और चीज जो यहां पर बहुत खास है वो ये है कि अगर किसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध केवल उसे झूठे वादे कर करके बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में यह एक क्राइम होगा और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, क्रिमिनल केसेस के अंदर ट्रायल को 45 दिन के भीतर, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जजमेंट को 45 दिन में आना अनिवार्य है और ट्रायल पहली हियरिंग से 60 दिन में कंप्लीट होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ 7 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले जो मामले हैं उनमें फॉरेंसिक टीम्स की तरफ से सबूत जुटाए जाएंगे। अगर कोई केस ऐसा है, चाहे फिर वो रेप विक्टिम का जो मामला मैंने बताया, उस केस में फॉरेंसिक जो टीम है वो सबूत जुटाएगी। देश छोड़कर अगर कोई अपराधी भागता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एब्सेंस में भी कानून अपनी कार्रवाई करता रहेगा और उसे दोषी करार दे देगा। कोर्ट को सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर किसी ना किसी सूरत में फैसला सुनाना होगा। तलाशी जब्ती को लेकर वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, एफआईआर देश के किसी भी कोने में कराई जा सकेगी। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी ही होगी। अगर कोई अपराध हुआ है तो पुलिस के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आप 90 दिन के अंदर कंप्लीट चार्जशीट पेश करिए और 180 दिन के अंदर इसकी जांच को समाप्त करिए। 3 महीने के अंदर चार्जशीट और 6 महीने के अंदर हर हाल में जांच को समाप्त करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐसी स्थितियां हैं जिसके चलते अब पुलिस
पुलिस को भी बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना इसलिए करना पड़ सकता है कि उन्हें जो टाइम ड्यूरेशन पहले पता थे, अगर वो टाइम ड्यूरेशन कम में काम करना पड़ रहा है तो उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की, तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीकी के साथ साथ उन्हें पूरी तरह से काम के लिए टेक्नोलॉजी को भी आधार बनाना पड़ेगा, ज्यादा सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। यह अपने आप में एक नई चुनौती बनकर आया है। यही कारण है कि बहुत सारे अधिकारी, ऑफिस स्टाफ पुलिस के अंदर इस समय छात्रों की तरह कानूनों को ध्यान से पढ़ते हुए देखे गए हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई हैं। हेट स्पीच को लेकर के भी सजा का प्रावधान किया गया है। राजद्रोह कानून को अब देशद्रोह की तरह से जाना जाएगा, या फिर कहिए राजद्रोह को हटाकर अब देशद्रोह नया कानून बना दिया गया है। इसी के साथ साथ 162 साल पुराने आईपीसी की जगह जो नया बीएनएस आया है, इसमें कई बड़ी धाराएं जैसे हत्या की, धोखाधड़ी, रेप, गैंग रेप, गैर कानूनी सभा, दंगे, इन सब की धाराओं को बदलकर नए नाम से जाना जाएगा और इस तरह की चीजें यहां पर की गई हैं। बच्चों की किडनैपिंग पर 7 साल की सजा जैसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। इन्हीं कानूनों के चलते भारत की पहली एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज की गई, जो कि एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना थी। इसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को पुलिस कर्मियों को सिखाना कि यह नया कानून लागू तो हो गया, क्या पुलिस वाले इस चीज के लिए तैयार थे? तो लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों को 12,000 मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई गई है इन नए कानूनों की। यानी कि एक तरह से यह समझिए कि 1 जुलाई से पहले ही यह पूरा कालखंड खत्म करके यह तय कर लिया गया कि इस दौर में जो भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में पुलिस वालों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई गई, उन्हें पूरे कानून सिखाए गए, कानून के साथ साथ उनके साथ प्रॉपर चर्चा हुई ताकि वो आने वाले समय में इन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। अपोजिशन की तरफ से चिदंबरम साहब ने कहा कि इसमें 90% कानून तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हैं, जबरदस्ती नए कानून के नाम से लाने की आवश्यकता क्या थी? नई धाराएं आकर मुसीबतें बढ़ा रही हैं। इसके स्थान पर अगर कुछ कानूनों में संशोधन कर दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, ये पी चिदंबरम साहब ने कहा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इसे लागू कराने में कामयाब हो जाएगी? तो इसमें 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली क्या है? असल में जो कानून व्यवस्था है वो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में है उसकी सरकार नहीं है, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, वहां पर नए कानूनों को लागू होने में हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि जब ये कोर्ट में जब ये कानून बन रहे थे उस समय पर एक मुद्दा हाईलाइट हुआ था और वो ये था कि विपक्षी सांसदों की एब्सेंस में ही इस कानून को पास कर दिया गया। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे पहले संसदीय मंत्रणा समिति के पास में इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ और उसके बाद ही ये सारा काम किया गया। तो अपोजिशन संभव है कि अपने शासित राज्यों में इसके लागू होने में कोई ना कोई अटकलें मतलब अड़चनें खड़ी कर सकती है। इसके साथ साथ जैसा यहां पे फॉरेंसिक जांच को डिजिटलाइज करने की बात की गई है, ट्रायल को जल्द करने की बात की गई है। ऐसी स्थिति में बहुत से पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कराने में 4 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने 2254 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह के काम होने में समय लगता है। साथ ही साथ कानूनों में क्राइम सीन सर्च और सीजर जैसे जो चीजें हैं, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट का होना अपने आप में एक जबरदस्त जबरदस्त चीज बनकर के निकल कर आएगा। ये सब चीजें हो गई। अब जो पुराने केसेस हैं उनका क्या होगा? तो पुराने केसेस जिन धाराओं से चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे और उन्हीं प्रोसीजर को मानकर 1 जुलाई से पहले वाले जो केस हैं वो पुराने कानूनों के आधार पर चलते रहेंगे। हालांकि पुलिस को नई धाराओं के तहत केस दर्ज करने में शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के द्वारा सकारात्मक रूप से इस चीज की तैयारी की गई है कि हाँ, नए कानूनों का अध्ययन किया गया है और उसके लिए जनता को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया है, उसे देखकर लगता है कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट में, प्रोग्रेसिव देश में इस तरह के कानूनों का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वकीलों को भी चुनौती आएगी? क्या वकील ही नहीं साहब, जज साहब को भी चुनौती आएगी, लॉ पढ़ने वाले बच्चों को भी चुनौती आएगी, क्योंकि जो चीजें उन्होंने 5 साल में पढ़ी थी वो सब चीजें उन्हें अब दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी। हालांकि अंदर का कंटेंट सेम है, लेकिन धाराएं बदलने से अपने आप में काफी सारा टास्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या यह कानून बदलने का काम भारत ने ही किया? जी नहीं, भारत से पहले ब्रिटेन भी अपने ही कानूनों को बदल चुका है। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया, घाना, ये सब आईपीसी की तरह जो पुराने कानून हैं इनको बदल चुके हैं या फिर उनमें कोई भी जरूरी परिवर्तन कर चुके हैं। तो भारत ने ऐसा करके पुराने कानूनों को बदलकर एक प्रोग्रेसिव समाज की तरह नए अपराधों को सम्मिलित करते हुए, शामिल करते हुए
आगे आने वाले समय को एक नया आईना दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप हमारा जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जाकर उसे मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अपने नोट्स मात्र 1999 में आपको 6 किताबों के रूप में घर पर कुरियर के लिए उपलब्ध हैं, जिसे आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है।